नमस्कार, दमदार शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। आज हमारे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान हैं जो साहित्यकार हैं, कवि हैं। साहित्यकारों का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनकी रचना समाज का आईना है। ऐसे ही रचनात्मक मेहमानों से हम आज आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ हैं कवित्री शिखा दीप्ति और कवि अनुभव शुक्ला। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का दौर हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि दीप्ति शिखा और अनुभव शुक्ला पति पत्नी भी हैं और दीप्ति शिखा जी प्रेम रस की कवित्री हैं, तो दूसरी तरफ अनुभव शुक्ला जी वीर रस के कवि हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ में। बातों का सिलसिला हम शुरू करें। पहले आपके बारे में थोड़ा आप खुद ही बताएं हमारे दर्शकों को। हमने आपको बता दिया कि इन्होंने ये बहुत बड़े कवि हैं, दीप्ति शिखा जी, अनुभव शुक्ला जी बड़े बड़े कवियों के साथ ही मंच शेयर कर चुके हैं। बात चाहे अनामिका अंबर की हो या फिर दूसरे बड़े कवियों की, इन सभी कवियों के साथ इनके प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे दूसरे टीवी चैनलों में और अन्य माध्यमों से भी। लेकिन शिखा जी, अनुभव जी, आप लोग अपने बारे में थोड़ा हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं कवित्री शिखा दीप्ति। बहुत बहुत आभार आर्या न्यूज़ का कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। देखिए, मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम लिखती हूँ, प्रेम ही पढ़ती हूँ और प्रेम से ही प्रयास कर रही हूँ लोगों के दिलों तक पहुँचने का, और यह प्रयास सफल भी हो रहा है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ प्रेम की कि कौन अपना कौन पराया किस समय हमें पता चलता है कि भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं, जरा सी बात लग जाए सगे भी रूठ जाते हैं, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव शुक्ला जी। मैं कवि अनुभव शुक्ला और मैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया, सबसे पहले तो मैं आर्या न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं वीर रस का कवि हूँ, लेकिन वीर रस के साथ साथ मैं व्यंग की भी बातें करता हूँ। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ 1-2 मिनट की। जैसा कि अभी आप कह रही थी कि शिखा जी श्रृंगार रस प्रेम लिखती हैं और उसके विपरीत मैं चीखने चिल्लाने वाला, पाकिस्तान और चीन को उखाड़ फेंक देने वाला एक वीर रस का कवि। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले मैं भी श्रृंगार रस का ही कवि था। मैंने एक लंबे वक्त तक श्रृंगार लिखा। शिखा जी भी श्रृंगार लिखती थी। ये मुझसे मिली, ये आज भी श्रृंगार रस की कवित्री हैं और जब से मैं इनसे मिला मैं वीर रस का कवि हो गया। बस यही एक छोटा सा परिचय है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी, आपने कहा कि जब से आप शिखा जी से मिले हैं तब से आप वीर रस के कवि हो गए। ऐसा क्या शिखा जी में आपको नजर आया या फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको प्रेम को छोड़कर वीर रस की तरफ अग्रसित करती है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपके जो भी शादीशुदा दर्शक हैं खुद ब खुद इस बात को समझ जाएंगे। मुझे इस विषय पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शिखा जी, आपके बारे में आपकी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो प्रेम पर लिखी हुई हैं, तो आप प्रेम को किस तरीके से लेती हैं? क्या आपके नजरिए में प्रेम क्या है? देखिए, प्रेम एक महसूस करने वाली चीज है जी। प्रेम जब भी हम कविता लिखते हैं या प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं, प्रेम मतलब मन से प्रेम आता है, मन से निकलता है। किसी भी सामने वाले व्यक्ति के लिए हमारी भावनाएं अचानक से बदल जाती हैं। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जो हमारा परिचित नहीं है, उसको देखने के बाद हमारे अंदर महसूस होता है कि इसको न जाने वर्षों से हम जानते हैं, पहचानते हैं। तब वहां से पंक्तियां निकलती हैं और तभी हम लिखना शुरू करते हैं। कोई कविता ऐसा नहीं है कि कविता जब मन हो तब आप लिख लें। कविता के लिए जब भावनाएं आती हैं, जब फीलिंग्स आती हैं, तभी हम शब्द बुनते हैं और कविताएं लिखते हैं। तो प्रेम का विषय मन से जोड़ने का है और भावनाओं से जोड़ने का है। इसलिए मैं श्रृंगार लिखती हूँ, क्योंकि मैं मन से सोचती हूँ और मन से ही लिखती हूँ। शिखा जी, आपकी एक कविता है रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं। तो आपका वही भावनाएं हैं कि प्रेम में रोज मिलने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर काफी है। तो एक बार आपकी ये कविता हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग ज्यादातर जैसे अनुभव जी जैसे होते हैं, प्रेम का प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, तो कभी कभी लोगों की नजर भी लग जाती है, अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप उनको बहुत ज्यादा पब्लिक ना करने की कोशिश करें
क्योंकि प्रेम है तो कोशिश करें कि आपका प्रेम है जो केवल आपके पार्टनर हो उसको समझना चाहिए, ना कि पूरी दुनिया को समझाना चाहिए। तो वो जो मेरी पंक्तियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं और वो लोग काफी पसंद करते हैं, उन पंक्तियों को मैं जरूर सुना देती हूँ कि रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, क्या बात है। रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, इश्क जग को जताना जरूरी नहीं, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, शेर हमको सुनाना जरूरी नहीं। तो आंखों ही आंखों में सारी बात हो जाए वही प्रेम होता है, जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया को समझाया जाए। शिखा जी की इन 4 पंक्तियों का जवाब दे देता हूँ। स्वागत। एक कवि मन और दूसरे कवि मन को जवाब देता हुआ कि रोज मिलना मिलाना जरूरी सनम, इश्क जग को दिखाना जरूरी सनम, मार्ग मन तक पहुँचने का बस प्रेम है, मार्ग प्रभु तक पहुँचने का बस प्रेम है, गीत गजलें सुनाना जरूरी सनम। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि आप दोनों दो पथ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं तो आप लोगों का पथ जो है, ये जो प्रेम पथ है, वो एक साथ कैसे आया? क्योंकि एक विपरीत सोच के दो लोग और एक पथ पर चलते हुए। देखिए, आपने विज्ञान का एक नियम सुना होगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स जी। तो बस कुछ ऐसा ही था। शिखा जी भी कविताएं ही लिख रही थी, मैं भी कविताएं ही लिख रहा था जी। और मैंने शिखा, असल में अगर मैं बताऊं कि हम एक पद पर कैसे आए, तो हुआ ये था कि मैंने शिखा जी की कहीं 4 पंक्तियां सुन ली। उसके बाद थोड़ा वक्त लगा शिखा जी को मनाने में, बहुत प्रयास करने पड़े और फिर मुझे तो इनसे प्रेम हो गया था, इनको प्रेम होने में थोड़ा समय लगा, काफ़ी प्रयास मुझे करने पड़े। कई बार मैं इन्हें गज़लें लिख लिख कर भेजा करता था और फिर धीरे धीरे हम आ गए एक पथ पर और अब साथ चल रहे हैं। शिखा जी, जिस तरीके से अनुभव सर कह रहे हैं कि वो आपको गजलें और शेर लिखा करते थे, तो उनका असर था या फिर इनके व्यक्तित्व का असर था जो आप इनकी तरफ, आप दोनों का जो प्रेम पथ का जो मार्ग अलग अलग है वो एक साथ आया? देखिए, गजलें, गीत तो एक माध्यम है मन तक पहुंचने का, लेकिन असल में जो होती है, जो असल चीज है वो है छवि, वो है व्यक्तित्व। आज के समय में सच्चा प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है जी। अनुभव जी के बारे में मैं बताऊं तो अनुभव जी हर चीज का ख्याल रखते हैं, मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का। मैं अगर परेशान होती हूं तो वो मुझसे ज्यादा वो परेशान होते हैं। और आज के समय में मेरे माता पिता से लेकर मुझ तक, मतलब कौन, आज के समय में जब लड़के अलग ही चीजों पर जा रहे हैं, वहां पर ये देखना कि आपके माता पिता या आपको सम्मान देना, तो मेरे माता पिता को उन्होंने मुझसे पहले रखा है। मैंने देखा है कि अगर उनको जरा सी भी परेशानी होती है और मैं किसी कार्यक्रम के लिए बाहर गई हूँ, कवि सम्मेलन के लिए बाहर गई हूँ, तो मैंने अनुभव जी पर उनकी जिम्मेदारी छोड़ी कि मेरे माँ बाप हैं घर में, आप जरा उनको देखिएगा। तो रिजल्ट ये निकला कि अनुभव जी के प्रति उनको लोगों को ज्यादा प्रेम हो गया, मेरे माता पिता को। तो जब मैंने देखा कि जो व्यक्ति मेरे माता पिता का इतना ख्याल रख सकता है, जो मुझसे प्रेम करता है और उनका इतना ख्याल रख सकता है, यकीनन वो जीवन भर मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। तो गजल गीत माध्यम है, लेकिन असल में जो है वो व्यक्तित्व है और मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा जीवन साथी या पार्टनर मिला। जी। शिखा जी, आपकी एक और कविता है कि मैं गीता बन जाऊं। आपने कहा है कि मैं आप राम के जैसे वो करो तो मैं सीता बन जाऊं। ये कविता बहुत लोग सुनते हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को इस कविता की। जी, ज्यादातर मुझे हर कवि सम्मेलन में इन पंक्तियों को सुनाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये पंक्तियां वो हैं जिन्होंने शिखा को शिखा दीप्ति बनाया है। ये पंक्तियां मेरी पहचान है, मुझे बहुत प्रिय है ये मुक्तक। और कुछ इस तरह से है कि जब आज भी समाज में जब महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे निकलना चाहती हैं, तो कुछ लोग हैं जो आज भी, जिनकी सोच बहुत छोटी है, जिनकी मानसिकता बहुत छोटी है, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं। मैंने उनके लिए ये पंक्तियां लिखी थी कि समझ कर सारे जीवन का मैं गीता बन के निकलूंगी,
समझ कर सारे जीवन का मैं गीता बन के निकलूंगी, समर्पण कर स्वयं का मैं विनीता बन के निकलूंगी। मेरी आंखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो, मेरी आंखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो, मुझे है राम की सौगंध सीता बन के निकलूंगी, मुझे है राम की सौगंध सीता बन के निकलूंगी। बहुत शुक्रिया शिखा जी। राम की सौगंध है, कहते हैं कि जिस तरीके से जीवन में प्रेम की जरूरत है वैसे ही अपने देश से भी प्रेम बेहद जरूरी है। आप श्रृंगार रस की कवि हैं, लोगों के जीवन में प्रेम घोलती हैं, और अनुभव सर वीर रस के कवि हैं। तो सर देशभक्ति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक देश में रहते हैं, आपकी वही पहचान है। तो आपके मुखारबिंद से भी मैं देश प्रेमियों के लिए भी कुछ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित हैं, सेनाएं हैं और जो बाकी लोग हैं, आपके तरफ से उनके लिए। तो मैं 4 पंक्तियां ये कहता हूँ कि है नफरतों की कैद पर ये आशिकी आजाद है। वाह। है नफरतों की कैद पर ये आशिकी आजाद है, जो पूजते हैं प्रेम को वो घर सदा आबाद हैं। क्या बात है। और चाहे हो लाख आंधियां ये लौ कभी बुझती नहीं। क्या बात है। चाहे हो लाख आंधियां ये लौ कभी बुझती नहीं, हो फौजियों की टोलियां तो देश जिंदाबाद है। हो फौजियों की टोलियां तो देश जिंदाबाद है। अनुभव जी, आपका समय समय पर गांव के प्रति भी प्रेम हमेशा दिखता रहता है। आपकी कविता भी है एक गांव को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे 4 शब्द हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं वो 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर मैंने अपने गाँव को, अपनी माटी को और उसके साथ अपनी, मुझे याद आती है जब मेरी माँ की, तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। सुनिएगा कि दिल में जिंदा यारों मेरा गांव रहे, चौपालों में बरगद वाली छांव रहे, शोहरत सर पर मेरे नाच नहीं पाए, जन्नत जैसे मेरी माँ के पांव रहे, जन्नत जैसे मेरी माँ के पांव रहे। अब आपकी थोड़ी सी निजी जिंदगी पर आते हैं कि आप लोग काफी मतलब चुलबुले किस्म के हैं, कवि हैं, वीर रस के हैं, प्रेम रस के हैं, लेकिन जो आप लोगों की नोक झोंक जो बातों में, कविताओं में दिख रही है, मुझे जरूर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी मिठास जो है, जीवन में हर रस का होना जरूरी है, थोड़ी नोक झोंक भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है। तो जब एक वीर रस का कवि और एक श्रृंगार रस की कवित्री जो है, जो साथ में आते हैं, तो इन लोगों के बीच की नोक झोंक कैसी दिखती है? देखिए मैं बताऊं, होता ये है कि जब भी हमारे बीच लड़ाई होती है, देखिए मैं पहली बात बता देता हूं, मैं नहीं लड़ता। शिखा जी जब भी मुझसे लड़ाई करती है, मैं यूं कहूं, तो कुछ देर तक तो हम एक दूसरे से गुस्सा रहते हैं, तब हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस के माध्यम से एक दूसरे से जंग लड़ते हैं, जिसमें हम कुछ नई नई पंक्तियां भी लिख लेते हैं जो आगे हमारे कवि सम्मेलनों में भी काम आ जाती हैं। और लेकिन हाँ, एक बात है, जब भी झगड़ा होता है शिखा जी हमेशा मुझे मनाती है, ये बहुत अच्छी बात है शिखा जी। ये प्रेम खुद को रोक नहीं पाता ना, प्रेम किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। और वीर रस का व्यक्ति है जो थोड़ा सा कठोर, थोड़ा सा पौरुष वाला व्यक्ति है, तो प्रेम में वही चीज है कि वो कहीं भी जाएगी तो वो बहाते हुए आपको ले आएगी, तो वो कुछ देर में आपके गुस्से को बहा ले जाती है अपने साथ। लेकिन जब आपकी लड़ाई होती है जी, होता यह है कि जब ये वैसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माफी हमेशा यही मांगते हैं और मैं माफ भी कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा नाराज हो जाते हैं, तो मैं इमोशनली गेम खेलती हूँ और मेरी कुछ पंक्तियां हैं और जो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो है रूठी हुई प्रेमिका को मनाना या रूठी हुई पत्नी को मनाना। तो और अब सबसे ज्यादा टेंशन आज के युवाओं को इस बात की है कि जब प्रेमिका रूठती है या पत्नी रूठती है, तो सबसे पहले ना जो बातचीत करने का जरिया होता है फोन, वहां से उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। और पत्नियां अक्सर ये करती हैं कि वो घर पे ताला डालकर ही मायके निकल जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो जिन पंक्तियों को मैं प्रयोग में लेती हूँ या जिनको कभी कभी अनुभव जी भी प्रयोग में ले लेते हैं, वो तीर आपके ऊपर छोड़ते हैं। हाँ, मैं आर्या न्यूज के माध्यम से जो हमारे नए युवा हैं उन तक भी पहुंचा देती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो फटाफट ये पंक्तियां आप उनको सौंप दीजिएगा।
रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत कोमल दिल की होती हैं, जल्दी मान भी जाती हैं। और वीर रस का कवि तो वैसे भी कोमल दिल का होता है, जो भी करना होता है इन्हें वो मंच पे कर होता है, लेकिन उनका हृदय भी कोमल होता है। तो ये पंक्तियां मैं सौंपती हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज होता है तो जरूर सुनाइएगा कि भरोसा हम सॉरी गलत कर गई ना। हाँ, तो अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज होता है तो आप ये पंक्तियां उनको जरूर सुनाइएगा कि हमारे बाद तुमको आजमाने कौन आएगा, हमारे बाद तुमको आजमाने कौन आएगा, तराने प्रेम के ऐसे सुनाने कौन आएगा, न डालो आदतें बच्चों की तरह रूठ जाने की, न डालो आदतें बच्चों की तरह रूठ जाने की, अगर हम ना रहे तो फिर मनाने कौन आएगा, अगर हम ना रहे तो फिर मनाने कौन आएगा। और ये जो मेरी पंक्तियां हैं वो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही हैं, लोग इन पर रील्स भी बना रहे हैं क्योंकि लोगों के काम आ रही हैं ये पंक्तियां, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। हर रोज रूठने मनाने का दौर चलता रहता है। जी। अभिनव जी, इन्होंने तो अपनी बात कह दी कि वो आपको किस तरीके से मनाती हैं, लेकिन एक वीर रस का कवि और एक श्रृंगार रस की कवित्री जब साथ में आती हैं तो कभी न कभी आपको अपने मुद्दों पे लेकर भी ठनती होगी कि श्रृंगार बड़ा है या फिर श्रृंगार जिंदगी बनाता है या देश प्रेम। तो ये जो विचार जब टकराते हैं तब दोनों कवियों का संवाद कैसा होता है? देखिए, हम दोनों के संवाद की अगर मैं बात करूं जी, तो हम दोनों पहली चीज तो ये कि एक दूसरे का भी बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जब बात आती है तकरार की, वो तकरार इसलिए नहीं होती क्योंकि एक कवि, मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है लोगों का मानना मेरे से थोड़ा सा इतर हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर का कवि तभी निकलता है जब उसका दिल टूटता है। और जितने बड़े से बड़े वीर रस से कवियों को मैं जानता हूं, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा श्रृंगार रस का कवि छुपा ही रहता है। तो रही बात, देखिए, बात चाहे देश से प्रेम की हो या फिर आपकी प्रेयसी से प्रेम की हो, प्रेम तो हर जगह है। हाँ, देश प्रेम हमेशा एक भारतीय नागरिक होने के नाते, किसी भी देश का नागरिक होने के नाते देश प्रेम हमेशा सर्वोपरि होता है, वो रहेगा। लेकिन हाँ, बैलेंस यही है कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक श्रृंगार का कवि छुपा ही हुआ है जो कभी कभी बाहर तो, जो मतलब फेवरेट पंक्तियां हैं आपकी, जब कभी आप दीपशिखा मैम को बहुत प्यार आ रहा हो आपको, तो ऐसी कौन सी लाइनें हैं जो आप दीपशिखा मैम की तरफ फेंकते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं? सुनिए 4 पंक्तियां कि मेरे हर एक सपन में है बस तू ही। क्या बात है। मेरे हर एक सपन में है बस तू ही तू, प्राप्ति के हर जतन में है बस तू ही तू। क्या बात। और जैसे मीरा ने मोहन को हर पल भजा, जैसे मीरा ने मोहन को हर पल भजा, मेरी पूजा भजन में है बस तू ही तू, मेरी पूजा भजन में है बस। अनुभव सर ने तो आपको अपना पूरा संसार ही बता दिया, लेकिन मैम अभी प्रेजेंट टाइम में जो देखें, एक प्रेम में जो लोगों की भावनाएं जुड़ने की बजाय लोगों की जरूरतें जुड़ रही हैं। अक्सर हम कभी किसी से जुड़ते हैं तो ज्यादातर लोग देख रहे हैं कि लोगों का स्टेटस क्या है, कैसा बैकग्राउंड है, उनकी इनकम क्या है। ऐसे में जो प्रेम की भावना कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है, क्या ऐसी वजह है जो लोग प्रेम से ज्यादा बाकी चीजों को महत्व देते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग दौलत में प्रेम ढूंढते हैं, उनको व्यक्ति के अंदर का जो प्रेम है वो नहीं होता, उनको उसके पीछे की दौलत नजर आती है, उसको उसके पीछे की जो नाम है, फेम है, पहचान है, वो नजर आती है। और उन लोगों का कुछ समय के बाद प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स के साथ में प्रेम नहीं जुड़ता है, उनकी भावनाएं पैसे के साथ में जुड़ी हैं, उस व्यक्ति के नाम के साथ में जुड़ी हैं, उस व्यक्ति के स्टेटस के साथ में जुड़ी हैं। क्योंकि कुछ समय बाद जब वो चीजें हमारे पास आने लग जाती हैं, जब हम किसी सामने वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो प्रेम नाम का शब्द है वो उस व्यक्ति के जीवन से खत्म हो जाता है। और ऐसी ही मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी कि देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो व्यक्ति आपको मतलब एक समय के बाद में वो आपको छोड़कर जाने की बात करता है और आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, आप उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, और वह
आपको उसके बाद भी छोड़कर चला जाता है, कि आप उसको 100% देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो उस प्यार को किसी और व्यक्ति में ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन यकीनन उसे कभी ना कभी ये एहसास होता है कि नहीं, मैंने गलत रास्ता चुन लिया, क्योंकि वहां से मुझे प्रेम मिल रहा था। पैसा कभी प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता। और वह व्यक्ति वापस आपके जीवन में कभी आने का प्रयास करे, जब उसे एहसास हो अपनी गलती का, तब आप उनको ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिएगा जो मुझे बेहद पसंद हैं। और ऐसे व्यक्ति को एक करारा जवाब होगा जो प्रेम से ज्यादा दौलत को अहमियत देता है, कि हमें मालूम ही था सच तुम्हारे हर बहाने का, हमें मालूम ही था सच तुम्हारे हर बहाने का, तुम्हारा फैसला पुना था रिश्ता तोड़ जाने का, तुम्हारे प्रेम को हमने कभी निज धर्म माना था, तुम्हारे प्रेम को हमने कभी निज धर्म माना था, जतन करना न अब कोई दोबारा हमको पाने का, जतन करना न अब कोई दोबारा हमको पाने का। तो ये पंक्तियां सुनने के बाद उसे एहसास जरूर होगा कि उसने प्रेम को न चुनकर पैसे को चुना। तो पैसा अहमियत नहीं है पैसे की, आज की दुनिया में प्रेम की अहमियत है, और समझना चाहिए लोगों को, प्रेम की तरफ जाना चाहिए। जी अनुभव सर, आप प्रेम को कैसे देखते हैं? अभी हाल फिलहाल में जो देखें, हमारे समाज में विवाह विच्छेद बहुत कम हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन अभी इसकी झड़ी लगी है, जिसे देखिए अगर आपस में किसी भी छोटी मोटी बातों पे बात नहीं बन रही है तो लोग तलाक की बात करते हैं। तो ऐसी कौन सी वजह रही कि जो लोगों के जीवन से जो है प्रेम खत्म होता गया? देखिए, मैं अगर हम बात करें, हम अगर 90 के दशक की बात करें, जिस दौर का मैं हूँ, मुझे ये लगता है कि उस वक्त अभी जो प्रेम है ना, प्रेम और आकर्षण में एक बहुत बड़ा फर्क होता है जी। उस वक्त जो रिश्ते बने वो आज तक निभते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो युवा है, ये प्रेम और आकर्षण का फर्क है कि हम ना किसी के साथ एक रिश्ते में आते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते कि असल में ये प्रेम है या आकर्षण है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको प्रेम हुआ भी है, उसके बाद भी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 पंक्तियां मैं आज के युवा को देना चाहूंगा, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से ये पंक्तियां देता हूं। और टीन एज में हर एक युवा से ये गलती होती है, कहीं ना कहीं शायद मुझसे भी हुई हो, ये मेरे जीवन की अपनी भी सीख है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन 4 पंक्तियों के माध्यम से देश के सभी युवाओं को कहता हूं कि लड़की के पीछे पड़ जाना बंद करो, बाबू सोना खाना खाना बंद करो, माँ बाबूजी से दुनियादारी सीखो, उनसे अपनी जीभ लड़ाना बंद करो। तो आप अगर एक रिश्ते में भी आ रहे हैं, आपके माता पिता की मंजूरी हो, मेरा मानना, ये निजी मानना है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, उनकी मंजूरी भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आपकी या आपके जिसे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं उनकी है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो रिश्तों को समय देने की आवश्यकता है। आजकल जैसे ये 2 मिनट्स नूडल्स और ये बहुत सारी चीजें हो रही है ना, लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक हो गई है, लेकिन रिश्ता इतना फास्ट ट्रैक नहीं होना चाहिए। एक रिश्ते में एक दूसरे को समय, एक दूसरे को समझना और उसके साथ साथ एक दूसरे का सम्मान, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन अभी भी जो समय है वो प्रेम विवाह का, भले ही बच्चे कर रहे हो आपस में, लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि 2 पीढ़ियों के बीच का टकराव है कि आपस में आज के समय के जो बच्चे हैं वो अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी बीच में आता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता, आप दोनों भी, क्योंकि आप दोनों भी प्रेम में हैं एक दूसरे के, कि परिवार को भी एक समय तक समझने की जरूरत है, बच्चों को, आज की पीढ़ी को, आज के समय को? देखिए, मैं यहीं पर फिर इसी बात पर आता हूं कि शिखा जी के साथ जब मैं रिश्ते में आया, जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था, तब भी हम दोनों के माता पिता को पता था कि हम एक रिश्ते में हैं और हम शादी करना चाहते हैं। और मैं शिखा के माता पिता से मिला, शिखा मेरे माता पिता से मिली, और जब उन्होंने हमें समझा, एक दूसरे के माता पिता ने, हमने उन्हें समझा, और उसके बाद जैसा अभी शिखा पहले भी कह रही थी
कि शायद शिखा के जो माता पिता हैं वो शिखा से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। तो ये वही चीज है, मेरी माँ मुझसे कम बात करती है, शिखा से ज्यादा बात करती है। तो ये रिश्ता बनाना पड़ता है, और जब रिश्ता बन जाता है तो फिर जीवन सुगम ये हो जाता दोनों है। पीढ़ियों को ही हाँ। समझना चाहिए, माता पिता को भी बिल्कुल। समझना चाहिए और हम बच्चों को समझना चाहिए। और जब दोनों पीढ़ियां समझती हैं तभी तालमेल सही बराबर में बैठता है। दीपशिखा जी, अभी आपके पास कौन सी कविताएं या कुछ और क्या रचनाएं जो हैं आप अपने दर्शकों के लिए लाने वाली हैं, उनके विषय में कुछ बात? देखिए, मेरा एक गीत है जो कि मैंने अनुभव जी के लिए लिखा था जी। और इसमें मैंने अपना जिक्र भी किया है। इसमें जब आप इस गीत को सुनेंगे तो मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने क्या पंक्तियां लिखी हैं। और मैं ज़रूर इस गीत को सुनाना चाहूँगी क्योंकि बहुत कम मैंने ये मंचों पर पढ़ा है जी। और अनुभव जी को बहुत पसंद है। मैं इसलिए भी पढ़ूंगी कि बिन कहे मेरी खामोशियां पढ़ गया, बिन कहे मेरी खामोशियां पढ़ गया, एक लड़का मेरे इश्क में पड़ गया। मैंने समझाया उसको बहुत था मगर बाबुरा था मेरा, जिद पे अड़ गया। और इसका एक बंद सुनाना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद है कि हर सुबह मेरी डीपी पे दिल भेजता, हर सुबह मेरी डीपी पे दिल भेजता, जूम कर मेरे गालों के तिल देखता, शायरी मेरी आंखों पे करने लगा, शायरी मेरी आंखों पे करने लगा, मेरी ठोड़ी के गड्ढे पे मरने लगा। और सुनिएगा कि अपने यारों से मेरे लिए लड़ गया, एक लड़का मेरे इश्क में पड़ गया। बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से इस बातचीत को रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके पहले अभिनव जी आप और दीपशिखा जी आप अपनी कुछ फेवरेट पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के सामने जरूर परोस कर जाएं, जो उन्हें याद रहे कि दीपशिखा जी और अनुभव जी ने उन्हें कुछ जीवन का सार पढ़ाया था। तो जैसा कि आप कह रही थी, जाते जाते मैं 4 पंक्तियाँ, चूंकि मेरा जो जन्म स्थान है वो कानपुर है और उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ा। आज मेरी जो कर्म भूमि है वो गाजियाबाद है। तो तब मुझे लगता है कि देखिए, घर से निकलना आज के समय की मांग है, और ये असल में आज के समय की भी नहीं, पुरातन से परंपरा चली आ रही है। भगवान राम जब घर से निकले तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। भगवान कृष्ण जब घर से निकले तब वो जगत गुरु श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण कहलाए। तब मैं ये 4 पंक्तियां दे करके आपको जाता हूं कि मानव जीवन को सुंदर आयाम मिला, भारत माता को पावन सा धाम मिला, जब माँ ने मांगा वनवास वचन में था, बजरंगी को भी तब उनका राम मिला। वाह वाह। बहुत धन्यवाद। देखिए, क्योंकि मैं श्रृंगार लिखती हूँ तो प्रेम की बात जरूर करूंगी, जाते जाते प्रेम की बात जरूर करके जाऊंगी। और मैं नई पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रेम करना है तो कृष्ण जैसा कीजिए, राम जैसा कीजिए, शिव जैसा कीजिए। और कैसा प्रेम कीजिए, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि कोई पावन सा धाम हो जैसे, क्या बात है, कोई पावन सा धाम हो जैसे, या अयोध्या सा धाम हो जैसे, प्रेम में हो पवित्रता इतनी, प्रेम में हो पवित्रता इतनी, साथ सीता के राम हो जैसे, साथ सीता के राम हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी, दीप शिखा जी, आप सभी को। आप दोनों लोगों के जीवन में प्रेम बना रहे और जीवन के पथ पर हमेशा लोगों के जीवन में भी प्रेम बिखेरते रहें और अपने जीवन को भी प्रेम से महकाते रहें। तो आर्या न्यूज़ की इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए और किसी ऐसे ही दमदार सक्सेस के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।